हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ यशवंत। वेलकम टू न्यू वे ऑफ लर्निंग। स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं सोशल साइंस क्लास 10th फर्स्ट चैप्टर ग्लोरियस इंडिया फ्रॉम बिगिनिंग टू 12th 6th सेंचुरी की। ओके, तो इस वीडियो में हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया था। हम मौर्यन डेंसिटी की बात कर रहे थे और मौर्यन डेंसिटी में हम हमारे एक सम्राट अशोक की बात कर रहे थे। ठीक है, तो सम्राट अशोक के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है उसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, सक्सीजर ऑफ अशोका, यानी अशोका के बाद उसके उत्तराधिकारी कौन थे, और फॉल ऑफ द मौर्यन डेंसिटी, यानी मौर्यन डेंसिटी जो है मौर्य वंश का पतन कैसे हुआ, मौर्य वंश का एंड कैसे हुआ। ठीक है, आफ्टर अशोका, अशोका के बाद क्या हुआ, हिज वीक सक्सीजर कंटिन्यूड टू रूल, यानी अशोका के बाद जो उसके कमज़ोर उत्तराधिकारी थे उन्होंने शासन को कंटिन्यू रखा। आफ्टर अशोका कुणाल बिकम द किंग, अशोका के बाद राजा कौन बना मगध का, कुणाल। ठीक है, एज कुणाल वाज ब्लाइंड, और कुणाल क्या था, ब्लाइंड यानी अंधा था, तो इस वजह से मगध का जो शासन है, मगध's रूल वाज इन हैंड ऑफ हिज सन संप्रति। ठीक है, तो देखो अशोका के बाद राजा बनता है कुणाल, लेकिन कुणाल जो है वो अंधा होता है, इसीलिए वो सारा शासन कौन संभालता है, उसका बेटा संप्रति। ठीक है, इसके अलावा कुणाल का सन एक और, कुणाल सन दशरथ, कुणाल का एक और बेटा है दशरथ, वो भी किस पर शासन करता है, मगध पर। ठीक है, तो देखो कुणाल शासन करता है अशोका के बाद, लेकिन वो आँख से देख नहीं पाता है, तो सारा शासन किसके हाथ में रहता है, उसके बेटे संप्रति के हाथ में। अशोक कुणाल का एक और बेटा होता है दशरथ, वो भी मगध पर शासन करता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू तारनाथ, तारनाथ के अनुसार क्या कहा गया है, अशोकाज सन, यानी अशोका का जो एक बेटा होता है जिसका नाम है वीरसेन, अशोकाज सन वीरसेन हैड बिकम इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ गांधार, यानी तारनाथ के अनुसार क्या कहा गया है कि भाई अशोका का एक बेटा है वीरसेन, वो गांधार पर स्वतंत्र रूप से शासन करता है, किसी का कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता है, गांधार पर वो स्वतंत्र रूप से शासन करता है। कौन, वीरसेन, जो कि है अशोका का बेटा। ओके, अगली बात करते हैं बृहद्रथ। बृहद्रथ जो है वो लास्ट मौर्यन रूलर है, यानी मौर्य वंश का आखिरी शासक। मौर्य वंश का आखिरी शासक कौन होता है, बृहद्रथ होता है। बृहद्रथ जो है उसकी हत्या हो जाती है, बृहद्रथ की हत्या की जाती है, और उसकी हत्या कौन करता है, उसी का ब्राह्मण मिनिस्टर पुष्यमित्र शुंगा। ठीक है, हिज ब्राह्मण मिनिस्टर पुष्यमित्र शुंगा किल हिम एंड फाउंडेड द शुंगा डेंसिटी इन मगध। मौर्य डेंसिटी का आखिरी शासक होता है बृहद्रथ, बृहद्रथ की हत्या कर देता है पुष्यमित्र शुंग और अपनी शुंगा डेंसिटी की स्थापना करता है। ठीक है, तो इस तरह से मौर्य डेंसिटी खत्म हो जाती है और शुंगा डेंसिटी की स्टार्टिंग हो जाती है मगध में। ठीक है, और शुंगा डेंसिटी की स्टार्टिंग करने वाला कौन हो गया, पुष्यमित्र शुंगा। ठीक है, जो कि बृहद्रथ को मार देता है। अब हम पढ़ेंगे मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, फर्स्ट टाइम इन इंडिया सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट सिस्टम फाउंडेड, यानी ऐसा पहली बार था कि पूरे इंडिया में सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट नज़र आई, जो कि कब हुआ, तो मौर्यन शासनकाल में। जब मौर्यन शासनकाल था तभी क्या नज़र आती है, सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट सिस्टम नज़र आता है। ठीक है, कौटिल्य हैज़ डिस्क्राइब्ड 7 कंपोनेंट ऑफ स्टेट। कौटिल्य कौन थे, कौटिल्य थे फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौटिल्य, इनका एक और नाम है चाणक्य। कौटिल्य हैज़ डिस्क्राइब्ड 7 कंपोनेंट ऑफ स्टेट, यानी कि एक राज्य के लिए, एक राजा के लिए 7 तत्व बताए चाणक्य ने, यानी कौटिल्य ने। वो क्या है, स्टेट में क्या होना चाहिए, राजा होना चाहिए, राजा के बाद अमात्य होना चाहिए, अमात्य मीन्स हो गया एक टाइप की प्राइम मिनिस्टर वाली पोस्ट।
ठीक है। इसके बाद में जनपद होना चाहिए, जनपद का मतलब पॉपुलेशन, जनता होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए, दुर्ग होना चाहिए, यानी कि एक फोर्ट होना चाहिए, फोर्ट, दुर्ग होना चाहिए राजा के पास। राजा के पास कोष भी होना चाहिए, धन भी होना चाहिए। राजा के पास सेना भी होनी चाहिए और राजा के पास मित्र भी होने चाहिए। मित्र का अर्थ हो गया कि आसपास के जो राज्य हैं उनके राजाओं से उसकी मित्रता होनी चाहिए, ताकि क्या हो, कभी कोई विदेशी आक्रमणकारी उनके ऊपर आक्रमण कर ले तो ये लोग उसकी सहायता करें। तो ये 7 कंपोनेंट ऑफ स्टेट जो है कौटिल्य ने बताए थे। राजा यानी किंग, अमात्य यानी कि प्राइम मिनिस्टर, जनपद यानी पॉपुलेशन, जनता, दुर्ग यानी फोर्ट, कोष यानी फंड, सेना यानी मिलिट्री, और मित्र यानी कि आसपास के जो राजा हैं उनसे मित्रता होनी चाहिए, फ्रेंडशिप होनी चाहिए, ताकि ज़रूरत पड़ने पर वो सारे लोग उनकी, उस राजा की हेल्प कर सके। ठीक है। इसके अलावा और क्या होता था, किंग अपॉइंट्स द सीएम एंड प्रीस्ट आफ्टर चेकिंग देयर कैरेक्टर एंड क्वालिफिकेशन। यानी राजा जो है, राजा 2 लोगों को नियुक्त करता था, चीफ मिनिस्टर और प्रीस्ट यानी पुरोहित। ठीक है, चीफ मिनिस्टर और पुरोहित, चीफ मिनिस्टर और पुरोहित को राजा अपॉइंट करता था। कैसे, तो उनके कैरेक्टर को चेक करता था, उनकी क्वालिफिकेशन को चेक करता था। तो राजा क्या करता था, सीएम और प्रीस्ट इनको नियुक्त करने से पहले उनके कैरेक्टर और उनकी क्वालिफिकेशन की डिटेल में जांच करता था। और इस चेकिंग को, इस जांच को क्या कहा जाता था, उपधा परीक्षण। इस जांच को क्या कहा जाता था, उपधा परीक्षण। ओके। अब हम बात करेंगे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की। ओके, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, मौर्यन एम्पायर में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। अकॉर्डिंग टू कौटिल्यज अर्थशास्त्र, कौटिल्य यानी चाणक्य ने जो अर्थशास्त्र लिखा था उसके अनुसार मौर्यन डेंसिटी में 18 डिपार्टमेंट थे। कितने डिपार्टमेंट थे, 18 डिपार्टमेंट थे, जिन्हें क्या कहा जाता था, जिन्हें तीर्थ कहा जाता था। क्या कहा जाता था, तीर्थ। ठीक है। मौर्यन डेंसिटी में कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र लिखा था उस बुक के अकॉर्डिंग 18 डिपार्टमेंट होते थे। उन 18 डिपार्टमेंट्स को तीर्थ कहा जाता था और हर तीर्थ के ऊपर एक हेड होता था, एक प्रेसिडेंट होता था। जी, ये 18 डिपार्टमेंट है, इन 18 डिपार्टमेंट्स में एक एक हेड होता था, प्रेसिडेंट होता था, उसे कहा जाता था महामात्य। क्या कहा जाता था, महामात्य। ठीक है। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में 4 इंपॉर्टेंट तीर्थ थे, वो कौन कौन थे, मिनिस्टर, प्रीस्ट, कमांडर, प्रिंस। मिनिस्टर यानी मंत्री, प्रीस्ट यानी पुरोहित, कमांडर यानी सेनापति और प्रिंस यानी राजकुमार। ये 4 इंपॉर्टेंट तीर्थ थे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पोस्ट आती है समाहर्ता। ठीक है। समाहर्ता, इस पद पर जो भी व्यक्ति होता था उसके क्या काम होते थे। समाहर्ता, इस पद पर जो भी व्यक्ति होता था उसके काम क्या थे। पहला, रेवेन्यू कलेक्ट करना। दूसरा, इनकम और एक्सपेंस का रिकॉर्ड रखना। तीसरा, एनुअल बजट तैयार करना, प्रिपेयर द एनुअल बजट, कीप रिकॉर्ड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस एंड कलेक्ट रेवेन्यू। ये सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ किसकी थी, समाहर्ता की। अगली बात करें एक और पोस्ट की, तो वो आती है सन्निधाता। सन्निधाता मतलब हो गया कोषाध्यक्ष। ये क्या होते थे, ये कोषाध्यक्ष होते थे। सन्निधाता यानी कोषाध्यक्ष, इनका काम क्या होता था, इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती थी, ट्रेजरीज और ग्रैंडरीज इनको बनाना। ट्रेजरीज मतलब हो गया कोषागार बनाना और ग्रैंडरीज मतलब हो गया अन्नगार बनाना। ठीक है। पूरे साम्राज्य में, पूरे किंगडम में, पूरे साम्राज्य में क्या बनाना, कोषागार बनाना और धनगार बनाना। ठीक है। इनमें सोने चांदी रखे जाते थे, हीरे जवाहरात, इस तरह के आभूषण वगैरह रखे जाते थे और इसमें अनाज रखा जाता था। ठीक है। ये सब बनाने की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी, सन्निधाता की थी। ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पोस्ट हो गई। इसके अलावा भी और बहुत सारे डिपार्टमेंट थे, लगभग 26 डिपार्टमेंट्स मेंशन किए हुए हैं।
ठीक है, जिनमें अलग अलग हेड, जैसे कोषाध्यक्ष होता था, है ना, ये कोषाध्यक्ष हमने पढ़ा भी, सन्निधाता। और क्या होते थे, और शीताध्यक्ष होते थे। शीताध्यक्ष जो है कृषि से डिपार्टमेंट, कृषि से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड डिपार्टमेंट। पाणियाध्यक्ष, पाणियाध्यक्ष जो है वो ट्रेड, ट्रेड यानी व्यापार से रिलेटेड होता था। सूत्राध्यक्ष, सूत्राध्यक्ष जो है वो कताई बुनाई यानी कपड़े बनाने का जो काम होता था वहाँ पर उससे रिलेटेड अध्यक्ष होते थे। लूणाध्यक्ष होता था, विविताध्यक्ष होते थे, लक्षणाध्यक्ष होते थे, मुद्राध्यक्ष होते थे, अत्विका होते थे। ये सारे कुछ डिपार्टमेंट्स के हेड हैं जो कि मौर्यन डेंसिटीज में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में आते थे। ये सारे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में आते थे। ओके, तो ये हमने पूरा सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।